Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डे के साथ में। आज का स्पेशल डे है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। सुसाइड एक ऐसी चीज़ जो कि कायरता की इंसानी मानी जाती है। पर्सनली मैं भी इसे यही मानती हूँ, बिकॉज इंसान को डटकर हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, ना कि ये सोचे कि वो सुसाइड करके सब कुछ ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पीछे उसकी फैमिली रहेगी, उसको हमेशा दुख रहेगा कि मेरा बच्चा ऐसा कर गया, मेरा बच्चा वैसा कर गया। काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले, जैसे कि बच्चा एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया तो उसने अपना सुसाइड कर लिया। वो एक बार भी अगर अपनी फैमिली की तरफ देखता तो वो कभी ये कदम नहीं उठा पाता। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज की कोटेशन भी रखी गई है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। गहरी सी गहरी रात है वो भी ख़त्म हो जाती है और दोबारा से एक नई रोशनी, एक नया दिन शुरुआत करता है अपनी। और उसी तरह से हमें भी चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, उनका सामना करें और फिर से खड़े हो जाएं। यही इसका मकसद है आपको समझाने का। और सबको ये जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि प्रॉब्लम से भागना उसका सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन के साथ में। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था सिम्बैक्स 2021, ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? स्पेन, साउथ कोरिया, सिंगापुर या फिर सूडान। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, ये सिंगापुर है। देख लेते हैं इसके बारे में। इसका 28th एडिशन है वो हुआ है, और ये कब हुआ है? 2 से लेकर 4 सितंबर 2021 के बीच में हुआ है। ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसके अंदर जो सिंगापुर से कौन सी सिंगापुर की जो नेवी है उसने पार्टिसिपेट किया था, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, से इन शॉर्ट RSN बुलाते हैं। और ये कहाँ पे हुई थी? साउथ चाइना सी के सदर्न फ्रिंगेंस पे ये हुई है। इंडियन नेवी को किसने रिप्रेजेंट किया है? जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS रणविजय उसने, उसके साथ साथ जो शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर है उसने ASW कॉर्वेट INS किल्तन ने, और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा, और इसके साथ में P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने। इस एक्सरसाइज का एम है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके हम दोनों की जो इंडिया और सिंगापुर की रिलेशन है डिफेंस के अंदर, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और इसका नाम रखा गया है इस एडिशन का सिम्बैक्स। इसका जो ये एक स्पेशल ओकेजन पे भी हुई है, क्योंकि हम इस साल क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव, मतलब कि हमारा 75th ईयर है हमारे सेलिब्रेशन का, इंडिपेंडेंस का। उसी को ध्यान में रखते हुए एक अनदर इसके अंदर म्यूचुअल रिजॉल्व हुआ है कि इस दोनों ही साइड से स्ट्रेंथन किया जाएगा हमारी दोनों की पार्टनरशिप की, हम फ्यूचर में अपने रिलेशन को कैसे लेकर चलेंगे। फिर आज का पहला क्वेश्चन है मांडा बुफेलो, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तराखंड के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, उड़ीसा के अंदर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में, ये क्यों न्यूज़ में आया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, से इन शॉर्ट हम NBAGR बुलाते हैं, इसने रिकॉग्नाइज़ किया है मांडा बुफेलो को, और ये उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे? ईस्टर्न घाट्स के अंदर और प्लेटू ऑफ कोरापुट रीजन के अंदर। और ये 19th यूनिक ब्रीड है बुफेलो की, जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है। मांडा है वो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर जो पैरासाइट इन्फेक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, इस वजह से ये इसके अंदर डिजीजेस हैं वो भी कम होते हैं, बीमारियाँ कम लगती हैं इसको, और कम से कम रिसोर्सेज के अंदर ये जीवित रह सकती हैं। और ये बफेलो है, इसके अंदर जर्म प्लाज्म है जो कि पहली बार आइडेंटिफाई किया गया है इस सर्वे के अंदर, जो कंडक्ट किया गया था एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसे ADR बुलाते हैं, जो कि उड़ीसा का है, उसके द्वारा। और इसके अंदर कोलैबोरेशन किया था किसने? उड़ीसा की जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसे OUAT बुलाते हैं। और ये NBAGR है, ये किसके अंदर काम करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर। इसके अंदर और भी ब्रीड हैं जिनको शामिल किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया इसने पहले। वो कौन कौन सी हैं? 4 ब्रीड हैं वो कैटल की हैं। वो कौन कौन सी हैं? बिंजारपुरी, मोटू, गुमसारी, खरीर। और उसके बाद में 2 ब्रीड हैं बफेलो की, वो कौन कौन सी हैं? चिलिका और कालाहंडी। और उसके बाद में एक है वो शिप की है, वो कौन सी है? केंद्रापाड़ा। और ये सभी हैं इसके द्वारा पहले से रिकॉग्नाइज की हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली एक लॉ पास किया है कि जिसके अंदर कहा गया है कि 75% रिजर्वेशन मिलेगा लोकल्स को प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के अंदर, जो कि जिनकी मंथली सैलरी है वो 40,000 तक की होगी। ऐसा एक लॉ है, वो पहले और 2 राज्यों ने पहले से ही अनाउंस किया हुआ है। ये आगे वैसे तो मैं बताऊँगी आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए वो कौन कौन से हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये झारखंड ने किया है। इससे पहले 2 और हैं, वो आपको बताने कमेंट सेक्शन में, कुछ देर में बताती हूँ मैं आपको। अब झारखंड के साथ में कौन कौन सी बाउंड्री टच करती हैं ये देखते हैं। ये झारखंड है, यहाँ पे बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है,
और साथ में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ये सभी हैं, इसको टच करते हैं। आप देख लेते हैं वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं हरियाणा और आंध्र प्रदेश। झारखंड असेंबली है उसने इसे पास किया है, झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर बिल 2021। इसके अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई 75% तक, और ये 40,000 तक की सैलरी है उसके ऊपर अप्लाई होगी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के अंदर। हर एम्प्लॉयर है उसको रजिस्टर करना होगा अपने एम्प्लॉयज़ को, जो रिसीव कर रहे हैं मंथली जो 40,000 की सैलरी है उस तक की लिमिट है, ये नोटिफाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम एक डेजिग्नेटेड पोर्टल के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड ये बनाई जा रही है, ELF, इसके बारे में बताना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, शॉर्ट फॉर्म और जो फुल फॉर्म है वो दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी बार फुल फॉर्म है वो बताते नहीं हैं, तो हमें पहले से ही इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी ऐसा लगे कि ये शॉर्ट फॉर्म है या फुल फॉर्म है जो आपको याद नहीं रहती है, उसको आप एक पेज के ऊपर रख के लिख के अपने सामने चिपका सकते हैं। फिर देखते हैं इसके बारे में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है एक 3.0 किलोमीटर सेक्शन, कहाँ पे, सट्टा गंधर्व स्ट्रेच के ऊपर, जो कि नेशनल हाईवे 925A, इसके ऊपर कहाँ कितना एरिया है, 41/430 किलोमीटर से लेकर 44/430 किलोमीटर तक की है। ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ये बनाई गई है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये डेवलप की गई है किसके अंदर, भारतमाला जो परियोजना चल रही है उसके अंदर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बताना में, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। ये लैंडिंग फील्ड्स कुछ इस तरह की हैं कि कहीं पे भी अगर कोई भी इमरजेंसी हो, हमें हमारी जो प्लेन है उसका क्रैश होने का खतरा हो या फिर कोई भी और इमरजेंसी हो जिसकी वजह से किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो उसी को रोकने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स हैं वो तैयार की जा रही हैं। अब देख लेते हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो कौन है, वो राजनाथ सिंह हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैं वो कौन है, श्री नितिन गडकरी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड से ये तैयार की गई हैं। और ये कब की गई हैं, ये कल ही की गई हैं, 9 सितंबर 2021। यहाँ पे नेशनल हाईवे 925 है, नेशनल हाईवे 925 के ऊपर ये किए गए हैं। और ये कहाँ पे है, गंधर्व भास्करन सेक्शन के ऊपर। और ये कहाँ पे है, साउथ में है, किसके, जो बाड़मेर है उसके, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। ये प्रोजेक्ट है ये इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी को, जो रूरल है, जो विलेज है बाड़मेर और जालौर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये जो लोकेटेड है, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। फैसिलिटीज़ किसको प्रोवाइड की जाएंगी, इंडियन आर्मी को विजिलेंस करने के लिए। और ये स्ट्रेंथन करेगी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, उसको भी। इसके साथ साथ इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है वो 3 हेलीपैड्स तैयार किए जा रहे हैं उसके। इसका साइज़ कितना होगा, हर एक का साइज़ होगा 100x30 मीटर्स। इसको भी बनाया जाएगा। यहाँ पे ये कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कुंदनपुरा, सिंघानिया और भास्कर विलेज के ऊपर बनाए जा रहे हैं। इन विलेज ये प्रोजेक्ट है ये किसके अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, जो एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। और इंडियन आर्मी और हमारी जो सिक्योरिटी नेटवर्क है उसको वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राण पोर्टल ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव। इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है प्राण। और इसके अंदर रेगुलेशन किया जाएगा कि एयर पोल्यूशन कैसा होगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा। 132 सिटीज़ के बारे में की बात हो रही है पूरी कंट्री के अंदर। प्राण की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। इस पोर्टल को कहाँ पे है, ये इस पोर्टल का एक वेबसाइट है जिसका नाम है pran.cpcb.gov.in। इसके ऊपर सपोर्ट किया जाएगा कि कैसे ट्रैकिंग कर सकते हैं हम फिजिकल और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल स्टेटस है सिटी का एयर एक्शन के अंदर, जो एक्शन प्लान है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन है एयर क्वालिटी की वो भी पब्लिक को दी जाएगी ताकि वो भी अपना प्रोटेक्शन अच्छे से कर पाएँ। और साथ ही साथ वो इस बात का भी ध्यान रखें कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ बनाए रख सकते हैं। सिटीज़ हैं वो किसके अंदर आती है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर भी आती है, जिसे इन शॉर्ट हम NCAP बुलाते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो आनंद विहार न्यू दिल्ली के अंदर एक पहला हमारा स्मोक टावर है उसको भी इनॉग्रेट किया है, वो भी चालू कर दिया गया है। वो इसके अंदर है ना 1 किलोमीटर का रेडियस रखा गया है कि इतने आसपास के एरिया को की जो एयर है उसको क्लीन कर पाएंगे हम उस स्मोक टावर के थ्रू। और सबसे बड़ा है जो स्मोक टावर है वो चाइना के अंदर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इनमें से कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, या फिर निष्ठा टीचर्स
ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दी निपुण भारत। तो इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। टीचर्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है आपको ये बताना है। मेरे हिसाब से इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इसको एड्रेस करते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, जिसके अंदर चीज़ें की गई हैं। इसके अंदर ऑडियो टेक्स्ट दोनों ही तरह की चीज़ें यूज़ किया गया है। इसके अंदर कंफर्टेबिलिटी लाई गई है, इसके अंदर यूनिवर्सल डिज़ाइन किया गया है कि लर्निंग कैसे हो सकती है। साथ ही साथ जो बोलने वाली बुक्स हैं, जो टॉकिंग बुक्स हैं, उनका भी यूज़ किया जाएगा, जिन्हें हम सिंपली ऑडियो बुक्स कहते हैं। उन्हें जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए लाया गया है स्पेशली। इन इनिशिएटिव्स के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको ऐड किया गया है। इसके अंदर क्या है? स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, जो कि CBSE के लिए लाया गया है, और निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाया गया है निपुण भारत के लिए। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं इसके बारे में, जो एजुकेशन से रिलेटेड। तो आप सभी को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अब आगे देखते हैं, कंसिडर करना इन स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में? बुजुर्गों की बात देश के साथ। इसका एम रखा गया है इन्हेंस करना जो हमारा इंटरेक्शन है किसके बीच में? जो यूथ बच्चे होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं उनके बीच में, और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे एल्डर हैं, जिनकी एज 95 ईयर्स से ज़्यादा की है, 95 ईयर्स से ज़्यादा की है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, जो अपने लाइफ की 18 साल से ज़्यादा का टाइम है वो कहाँ पे बिताया है? हमारे इंडिपेंडेंस से पहले देखा है उन्होंने। मतलब उन्होंने हमारी जो ब्रिटिश राज था हमारे ऊपर वो भी देख लिया, हमारा इंडिपेंडेंस भी देख लिया, और हमारा जो टेक्निकल डेवलपमेंट है वो भी देख लिया। तो उन बुज़ुर्गों की बात की जा रही है यहाँ पे। ये इनिशिएटिव है किसके द्वारा लिया गया है? नीति आयोग के द्वारा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना हमें। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लिया गया है। इसको देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने लॉन्च किया इस प्रोग्राम को, बुजुर्गों की बात देश के साथ। इस प्रोग्राम का एम क्या है? ताकि जो इंटरेक्शन है, आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो हमारी जो गैजेट की दुनिया है उसमें हम ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन के साथ में स्पेंड करते हैं, बाकी सबके साथ में बात करना इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। और काफ़ी सारे घटिया लोग तो ऐसे होते हैं, मुझे उन पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। इवन मैंने काफ़ी सारी जगह देखा भी है कि आप बच्चे हैं वो उनको माँ बाप को ऐसा धोखा देते हैं कि कहीं पे ले जाके छोड़ देते हैं उनको, ये तक नहीं बताते हैं कि हम आपको यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। एटलीस्ट ऐसा काम तो करो यार कि उनको कम से कम ऐसी जगह पे भेज दो कि कम से कम वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर देना चाहिए। वैसे तो किसी को भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने हमें पैदा किया, पाला पोसा, यहाँ तक पहुँचाया है, उनको पीछे छोड़ दें। उनको आगे उनके भी बच्चे होंगे, अगर वो इनके साथ ऐसा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या फील होगी उनको। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि कोई भी हमारी फैमिली से ऐसा कभी ना करे, और सपोर्ट कीजिए जो भी ऐसे लोग हैं आपको मिलते हैं उनको, ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम उनकी सेवा कर पाएँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है जिसको हम निभा पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसके अंदर वीडियो इंटरेक्शन किए जाएंगे, मतलब कि जो 60 सेकंड की वीडियो है वो बनाकर और अपलोड कर सकते हैं हम किसके ऊपर? www.rashtriyagaan.in के ऊपर। फिर अगला क्वेश्चन है गिलबोआ जेल, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? USA, इजराइल, यूक्रेन, ईरान। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, इजराइल। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ से छेद करके, ये छेद तो क्या बोल सकते हैं, ये पूरी टनल थी, इसके अंदर से निकल कर 6 कैदी थे वो निकल भाग गए, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गए हैं। तो अब देख लेते हैं, ये इजराइल है। इजराइल की लोकेशन आप देख सकते हैं। 3 जो मोस्ट पॉपुलर थिंग है यहाँ पे, कौन कौन से प्लेस हैं? तल अवीव है, जेरूसलम है, और गाज़ा स्ट्रिप है। इनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है। और इजराइल के पास में ये मेडिटेरेनियन सी भी है। और इजराइल को कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो टच करती हैं? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, और ये है लेबनान। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है उसको तो आप जानते ही हैं, इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मुझे नहीं लगता कि हमारे आज तक की हिस्ट्री में किसी के पास हुआ होगा। इजराइल जो छोटा सा देश बना था वो धीरे धीरे जो फ़लस्तीन है पूरा उसको जब्त कर चुका है। अब सिर्फ यहाँ पे वेस्ट बैंक बचा है, और ये कौन सी स्टेट है ये और बताना है आपको। वेस्ट बैंक मैंने आपको बता ही दिया है, एक बच गया है, ये कौन सा ये बताइएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि 6 फ़लस्तीनी हैं जो कैदी थे, वो जेल से जो क्या बोलते हैं इसको, सिंक के नीचे जो टनल होती है उसके रास्ते से ये निकल कर भाग गए। इनके अंदर एक एक्स मिलिटेंट भी शामिल था, और ये मैस इनके लिए बहुत ही बड़ा ग्रुप है वो भेजा गया है ताकि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ कर वापस लेकर आया जाए। जो गिलबोआ है वो 2004 के अंदर खुली थी। ये सेकंड फ़लस्तीनी इन्फिदा है।
ये हाई सिक्योरिटी साइट है जहाँ पे सैकड़ों फ़लस्तीनी हैं उनको कैदी करके रखा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में कोल बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया है एक टास्क फोर्स को और एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी को, ताकि वो रोड मैप तैयार कर सकें कि हम कैसे कोल से हाइड्रोजन प्रोडक्शन कर सकते हैं। और 75th इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाइड्रोजन मिशन को भी अनाउंस किया था। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। 75th इंडिपेंडेंस डे को हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हाइड्रोजन मिशन को अनाउंस किया था। और जो कोल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी हाइड्रोजन बनाने के लिए। और कोल से बनने वाला जो हाइड्रोजन है उसको ब्राउन हाइड्रोजन बुलाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम नेचुरल गैस से बनाते हैं तो उसको ग्रे हाइड्रोजन बुलाया जाता है, और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनाते हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। अब एक एक करके देख लेते हैं इनको। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं हम, तो क्या करेंगे, जो सरप्लस सोलर पावर है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइज करेंगे वाटर को, और उसको डिवाइड कर देंगे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उससे क्या बन जाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन बन जाएगी। और बेस्ट हाइड्रोजन यही है क्योंकि जिसकी वजह से कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। हालांकि कोल में एक दिक्कत ये होती है कि उसके अंदर नमी होती है, और नमी की वजह से ज़्यादातर ये दिक्कत रहती है कि जो उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसकी वजह से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। तो इस वजह से इसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने 2 कमेटी बनाई गई हैं ताकि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके और कैसे इसको निकाला जा सके। टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन होंगे, श्री विनोद कुमार तिवारी, एडिशनल सेक्रेटरी कोल हैं ये। और एक्सपर्ट कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप किसके पास होगी, RK मल्होत्रा के पास में, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं FIPPI के। फिर अगला क्वेश्चन कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को शेरपा के बारे में। शेरपा एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि लीडर मेंबर होता है एक कंट्री का इंटरनेशनल समिट के अंदर, जैसे कि G8 है, G20 है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट है। इन सभी के अंदर हर समिट में एक मेंबर कंट्री के लिए 2 शेरपाज हैं उनको नियुक्त किया जाता है, और उनको काफ़ी सारे शोध शेरपा हैं वो असिस्ट करते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना हमें, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो गई मुझसे, यहाँ पे ये बी आएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो इसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल है उनको शेरपा बनाया है G20 मीट के लिए, जो कि रिप्लेस करने वाले हैं जो हमारे फॉर्मर जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको, जो कि हैं सुरेश प्रभु। और ये किसके लिए नियुक्त किए हैं, जो अक्टूबर में रोम इटली के अंदर ये जो समिट होने वाली है नेक्स्ट समिट, उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। शेरपा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इंगेज होता है, प्लानिंग करता है, नेगोशिएशन करता है और इम्प्लीमेंट करता है जो भी टास्क दिए जाते हैं उस समिट के अंदर। और इनका एजेंडा होता है कि वो कोऑर्डिनेट करें और कंसेंसस बनाएं और हाई पॉलिटिकल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करें एक सीरीज़ ऑफ समिट्स के अंदर। और इसके अंदर कंसल्टेंट हैं वो हेल्प करेंगे नेगोशिएट कर। शेरपा है वो करियर डिप्लोमेट या फिर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं लीडर्स के द्वारा कंट्रीज़ के। हालांकि जो शेरपा टर्म है वो नेपाल से निकल कर आई है, जो नेपाल के अंदर जो शेरपा पीपल होते हैं उनसे निकल कर आती है, जो कि हिमालयाज़ के ऊपर जो माउंटेनियर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ में जाते हैं, उनका सामान लेकर जाते हैं और उनको गाइड करते हैं कि कहाँ से कैसे जा सकते हैं, कहाँ से आप पूरी तरह से इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, कौन सी हेल्प होती है वो सब करते हैं ये सब। तो उनको शेरपा बुलाया जाता है। और अगर हम समिट की बात करें तो समिट के अंदर सिर्फ एक ही शेरपा होता है और उसके नीचे और 100 शेरपाज होते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इस वजह से इनकरेक्ट है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन, ये बताना है हमें। इसका कहना है कि जो 8% स्टूडेंट्स हैं जो रूरल इंडिया के अंदर सिर्फ वहीं एक्सेस कर पा रहे हैं एजुकेशन के, जबकि 37% ऐसे हैं जिनकी जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दलित और आदिवासी बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन के अंदर आते हैं, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्सेस कर पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस को। तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। लंबे समय से आप सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स हैं, कोविड-19 ने इतना बड़ा हल्ला मचा रखा है कि सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस सब बंद हो चुके हैं। हालांकि अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर पढ़ते थे उनके लिए तो बहुत ही बैड चीज़ है ये, क्योंकि इतना टाइम तक अगर हम बच्चों को खुले छोड़ देते हैं, उनको पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनका जो अब तक की जितनी भी पढ़ाई हुई वो पूरी तरह से इरेज हो जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या क्या कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आ रहे हैं, उसी के लिए ये इमरजेंसी रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन ये तैयार की गई है।
इसमें देखा गया है कि कितने बच्चों की पहुंच है ऑनलाइन एजुकेशन तक, ये बहुत ही लिमिटेड देखने को मिली है। इसका प्रोपोर्शन है स्कूल चिल्ड्रन है उनके बीच में जो ऑनलाइन रेगुलरली पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 24% है अर्बन एरिया के अंदर, और 8% है वो रूरल इंडिया के अंदर है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में रूरल एरिया में तो ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे स्मार्टफोन देखने को ही नहीं मिलते हैं। और अगर ऑनलाइन एजुकेशन पाने के लिए अगर हाउसेस के अंदर स्मार्टफोन अवेलेबल हो भी जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उस फैमिली के यंगर मेंबर के पास में होती हैं, और वो यंगर मेंबर को आपको पता ही है कि ज़्यादातर वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और इस वजह से वो अपना फ़ोन है वो ज़्यादातर टाइम शेयर नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ में। इसके साथ साथ एजुकेशन तो बंद हुई है, इसके साथ साथ जो रूरल एरिया है उसके अंदर एक और प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो क्या है, न्यूट्रिशन। बिकॉज क्या होता था कि मिड डे मील नाम की एक स्कीम है, वो आपको अच्छे से पता ही होगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ही चलाई गई है ये स्कीम भी। इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर घर पे खाना नहीं मिलता है और स्कूल में आके वो खाना खा लेते थे तो वो भी खाना उनका बंद हो चुका है, तो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है विद्यांजलि 2.0 पोर्टल, ये रिसेंट न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किसका इनिशिएटिव है, नीति आयोग का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like and subscribe. Also, price source and jai Hind, Jai Bharat.